हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MH स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कक्षा 10 के इस सिलेबस में हमने मैथ के 5.3 प्रश्नावली के 8 सवाल करा दी थी। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, कुछ कारणवश डाल नहीं पाए थे। अब कंटिन्यू वीडियो डलेगी, आप देखते रहिएगा। तो इसमें हमने 8 सवाल करा दिए थे पार्ट 1 में। अब 8 सवाल से 5.3 प्रश्नावली की जो समांतर श्रेणी है, सवाल नंबर 8 से आगे हम पढ़ेंगे। अब नमा सवाल है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग का क्या मतलब है, S7 कितना है, 49 है। और प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का योग कितना है, 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n पदों का योग जो है इसमें पूछा है। अब देखें, आप अगर ये क्वेश्चन अगर विकल्प में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आप देख सकते हैं ये 7 पदों का योग है 49, तो ये 7 का वर्ग है। 17 पदों का योग है 289, ये 17 का वर्ग है। अब हमें n पदों का योग निकालना, तो n पदों का वर्ग क्या होगा, n स्क्वायर। तो इसका आंसर n स्क्वायर हम विकल्प में लगा सकते हैं। अब जैसे कि हमें ये थ्योरिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो थ्योरिकली आप देखें ये एनसीईआरटी की बुक हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में, सभी बोर्डों में जो है लागू है। तो आप इस वाली किताब को जो है खोल करके बैठे। अब S7 जो सवाल में दिया उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। S7 पहले Sn देखें क्या होता है। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n पदों का योग है भाई। अब S7 7 पदों का योग क्या होगा, तो S7 बराबर होगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो S7 कितना दे रखा, 49। तो S7 की जगह 49 7/2, देखो S7 49 दे रखा है। ये 2a प्लस ये हो गया 6 से 7 में लेके 6d। अब देखो 7 से कितना टाइम बढ़ेगा, 7 बार 7 7 49 और 7 दूनी ये वाला 2 करा होगा, 7 दूनी 14 और ये जाएगा 2a प्लस 6d बराबर कितना हो गया, 14। समीकरण नंबर 1 यहां तक क्लियर है, यानी कि इससे हमारी समीकरण बन गई फर्स्ट। अब दोबारा हम देखें S17 के लिए क्या लगाएंगे, S17 बराबर 17/2 यानी कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 17 माइनस 1 इंटू डी। डी ऐसे लगाएं। अब देखें S17 का मान कितना, 289 बराबर 17/2 2a प्लस 16d हो गया, 16d 17 17 289 और 17 दूनी 34 बराबर हो गया 2a प्लस 16d। अब ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से जो हम विलोपन विधि पढ़ते आए हैं, विलोपन विधि आपने पढ़ी होगी, उससे देखें। यानी कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट है 2a प्लस 16d बराबर 34 और सॉरी फर्स्ट, ये सेकंड है, चलो फर्स्ट लिख लो पहले, 2a प्लस 6d बराबर 14, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड समीकरण है 2a प्लस 16d बराबर 34। अब यहां देखें घटाने पर अगर हम लिखेंगे तो ये 2 से 2 से कट जाएगा, 16d में से 6d गए, माइनस से 10d बचे, 34 में से 14 गए, माइनस के 20 बचे। तो d बराबर माइनस के 20 के बटे में जाएंगे माइनस के 10, तो d बराबर 10 दूनी 20, 2 आ गए d बराबर। अब b का मान निकल आया तो a का मान भी निकाल लेंगे हम। समीकरण फर्स्ट या सेकंड से किसी से निकाल लो, फर्स्ट से निकालते हैं। फर्स्ट है 2a प्लस 6d बराबर 14, तो 2a प्लस 6 गुना d का मान कितना, 2 बराबर 14, 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14, 2a बराबर 14 माइनस 12, 2a बराबर यहां बचे 2, तो a बराबर हम निकालेंगे तो 2/2 यानी कि a बराबर कितना आया, 1, 2 एकम 2, a का मान 1। अब हमें निकालना है Sn, प्रथम n पदों का योग, तो n पदों का योग होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो n पदों का योग निकालना है तो Sn बराबर n की जगह n/2 ही रहेगा, 2 गुणा a का मान कितना आया, 1 प्लस n माइनस 1 d का मान कितना आया, 2, तो n/2 2 एकम 2 प्लस 2 की n गुणा करेंगे 2n माइनस 2 एकम 2, d का मान 2 लगा दिया, 2 की n गुणा करेंगे 2n माइनस 2 एकम 2, माइनस के 2 से प्लस से 2 कटे जाएंगे। ये आया 2n की जब 2n की जब n से गुणा होगी तो 2n स्क्वायर और बटे में ये वाली 2 से 2 कट जाएंगे n स्क्वायर। कुल मिलाकर जो n पदों का योग आया वो आया n स्क्वायर। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये 7 का वर्ग 49, 17 का वर्ग 289, तो n का जो n पदों का योग आएगा वो n का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहां तक ये सवाल आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जो है 10वां सवाल, इसके बाद अगला सवाल देखें। 10वां सवाल,
10वां है दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN दिए हुए नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी कि AN बराबर दे रखा है, इसमें AN बराबर दे रखा है 3 + 4n। AN बराबर कितना 3 + 4n। तो इसमें कहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दो सवाल हैं इसमें, एक पहला ये है और दूसरा एक और है इसी की तरह। तो पहला देखें 3 + 4n। AN का मतलब है ये nवां पद है, nवां पद दे रखा है। तो अगर हम AN की जगह अगर 1 रख दो तो पहला पद निकलेगा, 2 रखेंगे दूसरा पद, 3 रखेंगे तीसरा पद। तो n बराबर रखते हैं हम 1, तो ये हो जाएगा A1 यानी कि पहला पद 3 + 4 × 1। A1 बराबर हो गया 3 + 4 = 4। A1 बराबर हो गया 4 और 3 7। ये पहला पद हो गया हमारा। अब A1 पहला पद हो गया, तो जब A1 पहला पद हो गया तो हम दूसरा पद भी निकाल सकते हैं। तो n बराबर रखो 2, तो ये हो जाएगा A2 बराबर 3 + 4n है ना, 4 × 2 सॉरी 4 × 2। तो A2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 दूनी 8। तो A2 बराबर हो गया 8 3 11। अब आपको पता है ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। तो जब पहला पद और दूसरा पद हमारे पास निकल आया तो D का मान कैसे निकालते हैं हम? D का मान निकालते हैं दूसरे वाले में से पहला वाला घटा दो। D का मान हो गया 11 - 7, तो D बराबर आया 4। हमारे पास पहला पद भी है, D का मान भी है, तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें निकालना 15वां पद। तो SN बराबर क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × D होता है 15। अब हम 15 पदों का योग निकालना, सॉरी 15वां पद नहीं, 15 पदों का योग। तो 15/2 2 a का मान कितना 7 n सॉरी 15 - 1, क्योंकि 15 पदों का योग निकालना है। 15 - 1 × D का कितना है? D है 4। 15/2 7 दूनी 14 + 14 × 4 15/2 14 + 14 चौका 56। 15/2 × 56 और 14 70। 2 से 35 बार काट सकते हैं इसको। 15 × 35 15 पंजे 75 के 5 7 15 45 और 7 52। कुल मिलाकर इस श्रेणी के 15 पदों का योग कितना आया? 525। थोड़ी स्पीड अगर ज्यादा रही हो तो आप 0.75 स्पीड कर सकते हैं, अगर थोड़ा ज्यादा चल रहा हो तो रोक रोक करके देख सकते हैं। ठीक है। अब इसका जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में दे रखा है कि इसी तरीके से AN बराबर है 9 - 5n। तो इस वाले सवाल को आप अपने आप स्वयं कर सकते हैं। पहले n का मान 1 रखें, पहला पद निकाला, फिर दूसरा पद, फिर D का मान, फिर इसी तरीके से 15वां पद निकालना है। ठीक है। इसके बाद 11वां सवाल देखें। देखो 11वें सवाल में है AP के प्रथम n पदों का योग। देखो पिछले सवाल में nवां पद दे रखा था, इसमें n पदों का योग है। तो योग को हम किससे लिखते हैं? SN से। SN बराबर है 4n - n²। ठीक। इसके प्रथम पद का मतलब है, देखो प्रथम पद कह लो या S1 कह लो, एक ही बात होती है। तो ये ज्ञात करना है। फिर क्या है? प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि S2 ज्ञात करना है। योग को हम S से लिखते हैं और 2 पदों का तो 2 कहेंगे, ये ज्ञात कीजिए। फिर कहा है कि दूसरा पद क्या है, यानी कि A2 ज्ञात करना है। इतनी सारी चीजें ज्ञात करनी है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। इतनी सारी चीजें हमें ज्ञात करनी है। अब देखो इसके बाद तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। देखो योग की बात है तो योग दे रखा है। तो आपको पता है पिछला वाला सवाल था हमारा nवें पद का, तो 1 लगाया n बराबर, तो n बराबर 1 लगाया तो पहला पद निकला, n बराबर 2 तो दूसरा पद निकला, n बराबर 3 तो तीसरा पद निकला। इस तरीके से S1 लगाएंगे तो पहले पद का योग, दूसरे पद का योग, ऐसे निकलेंगे। तो यहां से लगाएंगे हम n बराबर 1। तो जब n बराबर 1 लगाया तो S1 बराबर हो गया हमारा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। S1 बराबर S1 कह लो या 1 कह लो, बात एक ही है। 4 - 1 यानी कि S1 बराबर आया हमारा 3। S1 1 आ गया, 3 आ गया, तो S2 यानी कि 2 पदों का योग। S2 ज्ञात करो, यानी कि ये निकल आया। S2 बराबर क्या होगा? 4 × n की जगह यहाँ 2 और -2 का वर्ग। 4 दूनी 8 -4 यानी कि S2 बराबर आ गया 4। अब हमें निकालना है S2, आ गया आंसर A2। देखो A2 जो निकालेंगे हम, A2 निकलेगा S2 - S1 से। बस A2 निकलता है इस तरीके से। अगर A3 कहने लगे तो आप ऐसी मेथड का यूज ना करें, फिर हिसाब से लगाएं। तो हमें निकालना है A2 यानी कि दूसरा पद। तो पहला पद और पहले पद का योग तो होती है एक बात, लेकिन दूसरा पद और दूसरे पद का योग ये अलग चीजें हैं, क्योंकि वहां 2 पदों का योग है और वहां दूसरा पद है। तो यहां देखो दूसरा पद हम निकालेंगे तो दूसरे पद के योग में से हम पहले पद का योग यानी कि 3 घटा देंगे। A2 बराबर आ गया 1।
एक आंसर आपका ये हो गया। A3 देखें, देखो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस, सॉरी अब एक बार पहले D निकाल लें। तो D क्या होता है, D होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। तो D बराबर देखो 1 माइनस पहला पद क्या हमारा 3, तो D बराबर आया माइनस का 2। चलो ये D का यूज हमारा होगा, निकलवाया नहीं है, यूज होगा इसका। इसमें देखो A3 बराबर होता है A प्लस 2D। अब A3 बराबर A का मान कितना है भाई, A का मान है 3 प्लस 2 गुणा D का मान कितना माइनस के 2, 3 प्लस माइनस 2 दूनी 4 माइनस के 4 में से एक है माइनस का 1, यानी कि तीसरा पद आया हमारा माइनस का 1 भाई यहाँ पर। सॉरी तीसरा पद, 10वां पद देखें हम तो A10, 10वां पद A10 है, तो A10 मतलब A प्लस 9D। तो A10 बराबर A प्लस 9D, A प्लस 9D का मतलब A कितना 3 प्लस 9 गुणा D का मान कितना माइनस का 2, 3 माइनस के 18, 9 दूनी 18, 18 में से 3 गए माइनस के 15। ये 10वां पद आ गया। अब 10वें पद के बाद क्या है, nवां पद। तो भाई nवें पद का आपको पता है, nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a का मान कितना है, a का मान है ये 3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n में पद निकालना तो n का मान तो लगाएंगे नहीं, माइनस 2। देखो 3 2 की n से गुणा करेंगे माइनस 2n, माइनस माइनस प्लस के 2, 3 और 2 5 माइनस 2n। n इसमें नहीं जुड़ा हुआ क्योंकि ये अलग पद है, वो अलग पद है। ये आपके हो गए तीनों चारों पांचों सवाल, 1 2 3 4 5 6 बातें पूछी हैं, 6 की 6 बातें हमने निकाल दी हैं। इसके बाद अगला सवाल है 11वां सवाल है शायद, 11वां, इसके बाद 12वां सवाल देखेंगे। चलो 12वां, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है भाई। तो 40 धन पूर्णांक 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य की शुरुआत कहां से होगी, 6 से। एक तो 6 होगा, एक 12 होगा, एक 6 3 18, ऐसे डॉट डॉट करते करते 40 पद बताने, 40 पदों का योग बताना है। तो अभी 40 पदों का योग का मतलब ये है कि a बराबर तो आपका 6 हो गया, और d बराबर भी आपका पीछे वाले में से अगर हम आगे वाला घटाएंगे तो d बराबर भी 6 ही आएगा। 40 पद बताने तो n बराबर 40 आएगा, क्योंकि 40 पदों का योग बताना है। तो अब आसानी से Sn बराबर फॉर्मूला लगा दें। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए S 40 पदों का योग निकालना है, तो 40/2 2a का मान कितना 6 प्लस 40 माइनस 1, यानी कि n का मान 40 माइनस 1, d का मान कितना 6, 2 से 20 बार, 2 छिक्का 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 गुणा 6 भाई 20। अब 12 प्लस 39 छिक्का 6 में 54 के 4 हासिल 5 6 18 और 5 24 23 18 और 5 23 234। तो 20 234 और 12 कितने हो गए 246। अब 20 की हम गुणा कर देंगे 246 से भाई, 246 दूनी 592, तो 492 492 जीरो, यानी कि 4920 4920 योग आया शुरू के 40 पदों का, और पद भी वो जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य इस तरीके का सवाल पूछ लेता अक्सर कि 8 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 5 से विभाज्य पदों का योग बताइए, 10 पदों का, 20 पदों का, 40 पदों का। तो इस तरीके से सवाल को जरा अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखें 13वां सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15, तो गुणज का मतलब होता है जो 8 के मल्टीपल है, यानी कि 8 16 24 इस तरीके से 8 16 24 ऐसे डॉट डॉट करता करता कितने 15 तक, 15 पद, यानी कि 15 बताने हैं, उनका योग बताना है। तो श्रेणी तो ये बन गई, तो योग निकालने के लिए आपको पता ही है 8 का क्या, a बराबर हो जाएगा 8, और d बराबर भी गुणज की बात अगर होती है तो d बराबर भी वही आता है जो a होता है। अब n बराबर 15 पदों का निकालना है भाई, तो लगा दो फॉर्मूला Sn बराबर S कितना 15, तो 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान भी वही 8 ही है। 15/2 8 दूनी 16 प्लस 14 गुणा 8 15/2। देखो 16 प्लस 14 7 98 14 8 112, 15/2 16 प्लस 112 128 भाई। अब 128 को चाहो तो 2 से काट लो, यहाँ पे ये कट जाएगा 64 बार, तो आप 15 की और 64 की गुणा कर लें,
देखो 15 चौका 60, 15 छक्का 90 और 96, कुल मिलाकर 960। 8 के गुणज 15 गुणज 8 के 15 गुणजों का योग जो आएगा वो 960 आएगा। इस तरीके की मैंने बताया सवाल अक्सर मोस्ट हो जाते हैं। इसी के बाद देखो अगला सवाल मैं यही कह देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, 14 सवाल। अब 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की बात है तो स्टार्टिंग कहां से होगी? स्टार्टिंग होगी 1 से, क्योंकि पहली संख्या जो विषम होती है वो होती है 1, फिर विषम संख्या 3, फिर 5, फिर 7, ऐसा करते करते कितनी 50 के 50 तो सम है, 50 से पहले 49। विषम संख्या वो होती है जो संख्या 2 से नहीं कटती है, जोड़े से नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो शुरुआत होगी 1 से, और 50 के बीच कहा है 0 और 50 के बीच, तो 50 तो सम है, तो 1 से स्टार्ट होकर 49 तक जाएगी। तो इनके हमें योग ज्ञात करना। तो देखो a बराबर कितना हो गया 1, और d बराबर हम निकाले तो देखो विषम संख्याओं का हमेशा डिफरेंस या अंतर जो आता है वो 2 आता है, और सम संख्याओं का भी अंतर 2 ही आता है। अब d आ गया, a बराबर ये हो गया। अब लास्ट पद की और बात करेंगे। लास्ट में दे रखा है अभी 49, तो आप देखो फॉर्मूला लगा सकते हैं। लास्ट पद हमारे पास है पहले, सॉरी इसमें निकालना पड़ेगा कि हमें पद कितने हैं। तो हम एक काम करें, फिर पद निकालना है। पहले इसमें पद है कितने तो n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो हमें ये नहीं कहा है कि इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये कहा है इतने पदों तक, अंतर है चीजों में। अगर ये कहते 50 पदों का, जिसमें कहा था 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n बराबर 15 लगा दिया। इसमें कहा है 50 के बीच कितने पद हैं, तो 50 के बीच जितने पद हैं हमें ये बताना है। n बराबर 49, a का मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 2। 49 माइनस प्लस 1 माइनस हो जाएगा, 2 की n जमा करेंगे 2n माइनस 2 एकम 2। 49 में क्या 1 48, और माइनस के 2 इधर आए प्लस के 2 और बराबर 2n। ये हो गया 50 बराबर 2n, n बराबर 50 बटे 2 यानी कि 25। n बराबर कितना है 25। इसका मतलब ये हो गया कि 0 से लेकर 50 के बीच 25 विषम संख्याएं हैं, तो 25 ही विषम होंगी, 25 ही सम होंगी, तभी 50 हो रही है। ठीक है, यहां से देखें अब Sn बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n बटे 2 a प्लस l। ये वाला फॉर्मूला देखो बहुत देर में लगा है, a प्लस एल। एल का मतलब है कि लास्ट पद अगर दे रखा है अंतिम पद, तो हम a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। Sn बराबर 2a प्लस एल माइनस 1 इंटू डी वाला, ये वाला भी लगा सकते हैं, इससे भी आंसर वही आएगा। तो n का मान कितना भाई, n निकाल लिया हमने 25, तो 25 बटे 2, a का मान 1 और l का मान 49, क्योंकि लास्ट में है 49। s 25 बराबर 25 बटे 2 गुणा 49 और 1 50, तो 50 से ये कट जाएगा 25 बार, 25 25 में कितना 625। इसका मतलब ये हुआ 50 तक की विषम संख्याओं का जो योग है ना वो 625 आएगा। ठीक है, 14 सवाल हुए हैं। इसके बाद 15वां सवाल देखें। देखो इसके बाद 15वां सवाल है। सवाल थोड़ा रोचक है, देखें। किसी निर्माण से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है, और इस प्रकार है: पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300 इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना ठीक पहले दिन से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब कर देता है। देखा सवाल का सार क्या है? सवाल का सार है कि एक काम है, और एक काम को अगर विलंब का मतलब है अगर उसको देरी से किया गया, तो एक दिन के स्टार्टिंग है, पहले दिन 200 रुपए लगेंगे, यानी कि पहले दिन कितने रुपए लगेंगे? चार्ज 200 रुपए। अगर 2 दिन अगर आपने लेट कर दिया तो फिर अगले दिन लगेंगे 250 रुपए लेट, यानी कि अगर 2 दिन लेट कर दिया तो कितने रुपए पेनल्टी पड़ गई? 450 रुपए। तीसरे दिन 300 रुपए। भाई ऐसे ही करते करते 30 दिन तक काम विलंब हो रहा है। काम कितने दिन विलंब हुआ? 30 दिन तक, यानी कि लेट जो काम हो गया 30 दिन तक हो गया। तो ये कह रहे हैं पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? बताया था पहले दिन पेनल्टी है 200 रुपए की, दूसरे दिन 250 रुपए की, तीसरे दिन 50 रुपए हर बार बढ़ेंगे आप जितने दिन लेट करोगे। तो 30 दिन में कितनी पेनल्टी पड़ेगी? तो देखो ए बराबर शुरू में है पेनल्टी 200 रुपए की, और डी यानी कि जो इसका अंतर आ रहा है पीछे वाले में तो आगे वाला घटाना, हर बार 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं भाई। अब कुल पेनल्टी कितनी है? 30, क्योंकि n का मान हो गया 30, जो कि 30 दिन की बात है। 30 दिन तक पेनल्टी लगेगी, n बराबर 30। तो आप आसानी से n का फॉर्मूला लगाओ, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो s 30 बराबर 30 बटे 2, 2 गुणा 200 प्लस n माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? 50। देखो ये 15 बार कट जाएगा, 15 200 दूनी 400 प्लस 30 में से एक गया 29 गुणा 50, 15
400 प्लस 29 गुणा 50 कितना आएगा 5 ने 45 के 5 हासिल 4 5 दूनी 10 4 14 यानी कि 1450 1450 और 400 कितने हुए यानी कि 1500 सॉरी 150 15 गुणा ये हो गए 1850 तो 1850 15 गुणा करेंगे 15 0 0 15 पंजे 75 5 हासिल 7 15 7 15 सिक्का 90 15 7 105 15 8 120 15 8 120 और 7 127 हासिल 12 15 15 और 12 15 12 हो गए 27 इसका मतलब 30 दिन में उसे 27,750 रुपए पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे अगर वो 30 दिन तक काम लेट करता है तो सवाल में यही सार में कहा था इसके पहले दिन 200 रुपए पेनल्टी दूसरे दिन 250 रुपए तीसरे दिन 300 350 400 450 ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी और 30 दिन तक जाएगी पेनल्टी 30 दिन काम लेट हुआ है तो टोटल पेनल्टी कितनी होगी तो सबको हमें जोड़ना था तो जोड़ने के लिए हमने ये फॉर्मूले को यूज करा और 27,750 रुपए निकल के आ गए ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखें 15वां सवाल हो गया था 16वां सवाल नंबर 16 है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो कितनी बढ़िया है इसमें क्या कहा है कि एक समझे एक स्कूल में कोई प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में 7 पुरस्कार हैं। कितने पुरस्कार हैं 7 तो इसका मतलब ये हमारा n का मान हो गया n बराबर कितना है 7। अब 7 पुरस्कारों में जो टोटल पैसे देने हैं ये नहीं किसको कितने देने अभी ये नहीं पता ये पता है कि टोटल जो रुपया खर्च किया गया है 7 पुरस्कारों में वो 700 रुपए है तो ये SN बराबर हो गया ये आप ऐसा समझे S7 बराबर हो गया 7 पुरस्कारों का टोटल है 700 रुपए। अब आप ऐसा ना समझे कि पहले को 100 दूसरे को 100 सातों को 700 रुपए दे दी 700 बराबर ऐसा नहीं है इसमें कमवर्ती पुरस्कार है। देखो इसमें इस तरीके से है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है यानी कि पहला वाला जो है अगर उसके 100 है तो दूसरे वाले को 80 तीसरे वाले को 60 चौथे वाले को 40 इस तरीके से पुरस्कारों का रुपया कम किया गया यानी कि जो अंतर है हर एक का वो 40 रुपए है सॉरी 20 रुपए हर बार 20 रुपए कम किए गए हैं। पहले को जितना दिया गया है उससे दूसरे वाले को 20 रुपए कम दिए गए हैं तो जब कम दिए गए हैं तो हम डी बराबर लगाएंगे माइनस के 20 अगर अधिक दिए गए होते तो हम लगाते प्लस के 20। देखो ऐसा समझो अगर पहले वाले को मान लो पहले वाले को 200 रुपए दिए माना तो दूसरे वाले को कितने दिए होंगे 180 तो पहले वाले को अगर 200 दिए हैं तो दूसरे वाले को 180 तो फिर अंतर कैसे निकालते हैं हम पीछे वाले बताने वाला घटाते हैं तो 180 में से 20 घटा 200 घटाएंगे तो माइनस के 20 आएंगे ना आगे तो इसी तरीके से डी बराबर लगाएंगे हम माइनस का 20 यहां पर। अब ठीक है तो ये कह रहे हैं इसमें कि इसमें प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है यानी कि हर एक पुरस्कार में कितना रुपया दिया गया ये बताना है हमें। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें ए का मान मिल गया तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला देखें SN बराबर क्योंकि SN का फॉर्मूला इसलिए क्योंकि SN का मान हमारे पास दे रखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी SN तो यानी कि S7 तो 7/2 2a निकालना है हमें n यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस के 20 हुई। S7 हमारे पास 700 रुपए है टोटल जो 7 को दे 7 रुपए 7 पदों का योग कह लो या 7 पुरस्कारों का योग 2a प्लस 6 गुणा माइनस का 20 ये ऐसा कर रखें ऐसा करके। अब देखो 7 से ये 100 बार कट जाएगा और 100 से इसकी गुणा होगी 200 ये हो जाएगा 2a 6 की जब माइनस के 20 से गुणा होगी तो माइनस 120 20 माइनस 120 माइनस का 120 रहा प्लस का 120 हो जाएगा 200 प्लस 120 बराबर 2a ये हो जाएगा 320 बराबर 2a तो a बराबर हो जाएगा आपका 320 बटे में ये वाले 2 160। इसका मतलब ये हुआ a का मान 160 आया। a का मान का मतलब है प्रथम पुरस्कार पहले वाले को 160 मिले तो सेकंड वाले को कितने मिले होंगे भाई 20 रुपए कम 140 फिर उससे 20 रुपए कम 120 फिर ये चौथे वाले को तीसरे वाले को हो गए ये चौथे वाले को फिर पांचवें वाले को चौथे वाले को मिले होंगे 100 रुपए पांचवें वाले को मिले होंगे 80 रुपए छठे वाले को मिले होंगे 60 रुपए और सातवें वाले को मिले होंगे 40 रुपए। तो आप देख रहे हो कुल इनाम ये बटा है तो कुल इनाम प्रत्येक को ये मिला है तो फिर प्रत्येक को इनाम ये मिला तो ये टोटल इनाम कितने रुपए का था 700 रुपए तो ये सब जोड़कर 700 आने चाहिए। देखो 160 और 140 300 और 120 420 ये 520 और 80 600
660 और 40 700, कुल पुरस्कार हो गया ना, हो गया 700 रुपए का। तो इस तरीके से आपका ये 16 सवाल हो गए हैं। अब 17वां सवाल देखें इसके बाद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17वां सवाल। 17वां सवाल है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या किया? स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और फिर क्या करा? यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 2 का 2 और कक्षा 3 का 3 इत्यादि, और कक्षा 12 तक चलेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? देखो सुनो, सवाल तो पढ़ लिया है और सवाल का ऐसा होता है, कुछ लंबा सवाल होता है तो उसका सार समझ में नहीं आता, तो आप सब बिल्कुल सार समझे, खाली सवाल को छोड़ो, सवाल का सार समझे क्या कह रहा है। सवाल में कहा है कि कक्षा 12 तक स्कूल है और वायु प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाने हैं, तो पेड़ इस हिसाब से लगाएंगे, कक्षा 1 की जो क्लास है वो 1 पेड़ लगाएगी। और एक बात शर्त है कि एक क्लास के 3 सेक्शन है, A B C कह सकते हैं आप। तो यहां है कक्षा 1, देखो पहले है कक्षा 1, कक्षा 1 की क्लास कितने पेड़ लगाएगी भाई? 1, और सेक्शन कितने हैं? 3, तो इसका मतलब कक्षा 1 से कितने पेड़ लगे? 3। ऐसे कक्षा 2, कक्षा 2 की क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 2, और उसके सेक्शन कितने हैं? 3, तो कक्षा 2 से कितने पेड़ लगे? 6। अब ऐसे ही कक्षा 3 की क्लास, 3 की क्लास के 3 सेक्शन है, 3 दिया 9। ऐसे डॉट डॉट करते करते कक्षा 12 की क्लास आई। कक्षा 12 की क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 12, और सेक्शन कितने हैं? 3, तो 12 दिया 36। तो इस डॉट डॉट करते करते इस तरीके से 36 लास्ट में लगे। तो ये कह रहे हैं कुल पेड़ कितने लगे, यानी कि इन सबको हमें जोड़ना है। तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारी श्रेणी क्या बन रही है? हमारी जो श्रेणी का मतलब है AP, ये बनी 3, 6, 9 डॉट 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 करते करते लास्ट में 36 पदों का नहीं निकालना है, 36 हमारी ये श्रेणी बनी, यानी कि लास्ट में जो है 36 पेड़ों का योग आया। और कुल A बराबर कितना हुआ इसमें? 3, और D बराबर कितना हुआ? 6 - 3, यानी कि D बराबर भी 3, और लास्ट पद कितना हमारा इसमें? 36, लास्ट पद 36 है ना ये। अब इसमें n बराबर के लिए आएगा भाई, n बराबर ले आएगा 12, क्योंकि 12 क्लास है। अब आप कहोगे 3 तो नहीं, 3 नहीं है, क्लास में नहीं जोड़ी हमने गुणा करके ये पेड़ बना लिए, तो क्लास हमारी 12 ही रही। ठीक है, अगर इनको अलग अलग लिखते हैं एक एक करके तब क्लासें हमारी जुड़ती हैं इनमें। तो कुल मिलाकर कक्षाएं जो है 12 ही है। कक्षाएं कितनी है? कक्षाएं है हमारा n 12। तो इनका योग निकाल देंगे। आपको पता है SN बराबर होता है n/2, 2a + n - 1 × D वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें लास्ट पद हमारा 36 दे रखा है। तो S 12 बराबर 12/2, अगर वो फॉर्मूला भी लगाएंगे तो आंसर उससे भी आ जाएगा। A का मान 3 + L का लास्ट पद है हमारा कितना भाई? 36। तो ये कट जाएगा 4 6 बार, 2 × 12, और 36 और 3 39। तो 6 की गुणा कर देंगे 39 से, 6 9 54 के 4, 5 6 18 और 5 23, यानी कि कुल मिलाकर पूरे विद्यालय में 234 पेड़ लग जाएंगे। 234 पेड़ काफी हैं इस तरीके से अगर एक विद्यालय में लगाए जाते। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखें। देखो 18वां सवाल। 18वां सवाल थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस सवाल को पढ़ते समय, इसका फिगर देखते समय बच्चे अक्सर समझते हैं कि सवाल हार्ड है या करने में कठिनाई होगी, तो ऐसा नहीं है, आप ध्यान समझे, बिल्कुल बढ़िया सवाल है। देखो केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 0.1, 1.0, 1.5, 2.0, 2.0 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? देखो इस तरीके से है, मैं यहाँ फिगर यहाँ बना देता हूँ। इस तरीके से है, पहले इस तरीके से इसको केंद्र माना है और केंद्र मान के ये सर्पिल खींचा, इस तरीके से खींचा, तो फिर इससे आधे सेंटीमीटर की लंबाई बढ़ा दी, फिर ये सर्पिल खींचा, फिर ये सर्पिल खींच के आधा सेंटीमीटर से बढ़ा, ये सर्पिल खींचा, फिर ये खींचा, फिर ये खींचा, फिर इस तरीके से डॉट डॉट करते करते ये खींचता जा रहा है। इस तरीके से सर्पिल ये खींचते जा रहा है। अब क्या है, इन टोटल सर्पिलों की लंबाई बतानी है। देखो इसको चाहे अगर हम L1 कह दें, इसको L2 कह दो, फिर इसको L3, इसको L4, इसको L5, इसको L6, ऐसे कहते कहते L13 हो जाएंगे। तो हम देखो एक सर्पिल की लंबाई देखें हम किस तरीके से निकलेगी, उसी तरीके से हम सब 13 के 13 की निकाल लेंगे। तो पहले इसमें कहा है, पहली त्रिज्या है R1 बराबर है 0.5, R2 बराबर है दूसरी त्रिज्या 1.0, R3 बराबर है कितनी 1.5, और R4 बराबर है 2.0, और R5 दे रखा है इतना ही बस। चलो इससे काम हो जाएगा। तो 13 त्रिज्या, 13 इस तरीके से सर्पिल है हमारे, 13 का मान निकालना। अब समझे देखो है क्या इसमें, आप इसे देख रहे हो, इसकी छोटे वाले की त्रिज्या है भाई 0.5 ये,
अब ये इस तरीके से है, तो अगर हम इसको पूरा इस तरह मिलाएं तो यहीं तक मिलाते हैं ऐसे करके इस तरीके से, तो ये पूरा एक वृत्त बन जाता है ऐसा करके। और वृत्त के हमें सर्किल का मतलब है इसकी लंबाई बतानी है, इसकी प्लस फिर इसकी प्लस फिर इसकी प्लस फिर इसकी लंबाई नहीं बतानी है। तो पहले छोटे वाले की लंबाई क्या है हमारे की, ये होती है हमारी परिधि, ये टोटल हमारी परिधि होती है। तो परिधि क्या होती है 2πr, लेकिन हमारे हर बार आधा ही आधा है, ये इतने की बतानी है। तो परिधि कितनी हो जाएगी, आधी, 2πr का आधा कितना हो जाएगा πr। तो πr जब हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, इसको L1 कह देंगे, यानी कि L1 बराबर हो जाएगा हमारा πr1। तो फिर इस प्रकार L2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बराबर ये है, ये वाला नीचे वाला। तो इसके लिए πr2 लगा क्योंकि इसके लिए दूसरी त्रिज्या है, और L3 बराबर हो जाएगा हमारा πr3। ऐसे डॉट डॉट करते करते L13 तक निकालना है हमें, πr13 कह सकते हैं, वैसे 13 हमारे पास है नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इनका टोटल कितने मतलब इनकी लंबाई टोटल कितनी है। तो हम क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे कुल लंबाई कर दो, कुल लंबाई। तो ये कहेंगे L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 ऐसा करके 13 पदों तक, 13 पदों तक, यानी 13 तक। तो L1 की लंबाई क्या बताई थी मैंने, πr1 प्लस ये πr2 प्लस ये πr3, इस तरीके से डॉट डॉट करके कहां तक, 13 तक। तो भाई यहां से अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट 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 r13 तक। अब हमारे पास 13 तो है नहीं, अब हम इस तरीके से इनका 13 पद होता है योग निकाल देंगे। तो योग जब निकालेंगे हम, तो यहाँ निकाल लेते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट करके। देखो r1 का मान कितना 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 ऐसे डॉट डॉट करके। तो a बराबर क्या हो गया हमारा 0.5, और d बराबर इस एक में से घटा देंगे 0.5, तो d बराबर आया हमारा 0.5। तो हमारा n बराबर यानी 13 निकालें तो n बराबर हो गया 13। तो पहले हम इनका योग निकाल लेंगे। तो क्या होता है Sn बराबर, देखें Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। देखो s 13 बराबर, तो 13/2 2a का मान 0.5 n यानी कि सॉरी प्लस n यानी कि 13-1 इंटू डी का मान 0.5। ये तो 13/2 ही रहेगा, 0.5 की 2 गुणा होगी तो एक आएगा, ये 2 5 10 एक ही आएगा। 13 में से 1 गया 12 गुणा 0.5, ये हो जाएगा 13/2 1 प्लस 12 5 60 यानी कि 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7, और 13 गुणा 7/2, 13 7 91/2, 91/2 आ गया। अब देखो ये आया पाई, और ये हमारा कितना आ चुका है 91/2। तो पाई का मान 22/7 गुणा 91/2। देखो 13 7 91 और 2 से 11 बार, तो 11 गुणा 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, सॉरी 13 एकम 13, 143 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर इन सब सर्कलों की जो लंबाई आई 143 है। अगर वीडियो का आपको मान लो सवाल में कुछ कंफ्यूजन है तो दोबारा से वापस रिपीट करके उसको रिवर्स करके देखें क्या चीज समझ में नहीं आई है। फिर भी समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। अगला सवाल देखें, 19वां सवाल देखें 19वां सवाल बढ़िया आएगी। इस सवाल में दे रखा है 200 लट्ठों की ढेरी को इस प्रकार रखा जाता है कि नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली में 19, उससे अगली में 18 इत्यादि। आकृति देखिए, इस तरीके से आकृति है, आप देख लेना किताब में। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियां रखे गए हैं ये बताना है। तो और सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखो सवाल सुने, मैंने कहा था सवाल कितना ही बड़ा हो पढ़ने से कोई खास वो नहीं होता है, सिर्फ मतलब ये है कि आपको सार या मतलब समझ में आना चाहिए सवाल का। सवाल में कहा है कि कुल 200 लट्ठे हैं, कुल 200 लट्ठे, इसका मतलब Sn बराबर है 200। अब लट्ठे इस प्रकार है कि सबसे नीचे की जो तय है उसमें रखे हैं 20 लट्ठे, तो a बराबर का हो 20। ठीक है, पहली में 20 रखे हैं, फिर दूसरी वाली में रखे हैं 19, फिर तीसरी वाली में कितने, तो दूसरी में चलो दूसरी में कह दो 19, दूसरी वाली में 19। तो फिर d बराबर क्या निकलेगा भाई, तो d बराबर निकलेगा 19 माइनस 20। हर बार घटते आ रहा है, कम होते आ रहा है, तो इसका मतलब -1d आया हमारा, d बराबर -1 आया। तो इस तरीके से एक एक घटता जा रहा है। तो ये इन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर कितने लट्ठों के वो मतलब जो कितनी तय बनी हुई है, एक तरीके से समझे कितनी तय बनी हुई है या कितनी पंक्ति है। सबसे नीचे की में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 15 होंगी, फिर 18 के बाद 17 16 15 होंगे। तो कहां तक 20 लट्ठे पूरे हो जाएंगे, 200 लट्ठे सॉरी,
200 लट्ठे पूरे हो जाएंगे, तो 200 लट्ठे पूरे होने में सबसे ऊपर वाली में कितने लट्ठे आए होंगे और कुल कितनी तय बन हुई होंगी, ये बताना है। तो देखो ऐसा समझे, हमें दे रखा है SN, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे इस हिसाब से हम। देखो SN बराबर क्या दे रखा है, SN बराबर दे रखा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट पद होगा यानी कि अंतिम जो होगा वही हमारी होगी सबसे ऊपर, क्योंकि सबसे नीचे वाली को हमने पहला माना है, सबसे नीचे से स्टार्ट किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो सबसे लास्ट होगा हमारा, मान लो कुल 25 तय है, सॉरी मैं कह रहा हूं चलो 10 तय है, तो 10 तय में जो 10वीं तय होगी वो सबसे ऊपर होगी, तो वो हम मान निकाल लेंगे। पहले निकालते हैं n का मान, कुल तय है कितनी या कुल पंक्ति कितनी है, तो SN का मान कितना है 200, n का मान तो निकाल ही रहे हैं, 2 गुणा a का मान 20 प्लस n-1 इंटू d का मान माइनस का ये, देखो 200 दूनी 400 हो जाएगा, ये 20 दूनी 40 प्लस देखो माइनस के n की n से गुणा करेंगे, माइनस की 1 की तो माइनस का n, माइनस माइनस प्लस का 1, तो हो जाएगा n 40 और 41 माइनस n। अच्छा इसकी गुणा होगी अंदर से तो 41n हो जाएगा और माइनस का n स्क्वायर। देखो बड़ी पावर है इसलिए इसको स्क्वायर को हमें लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 40n माइनस का और प्लस का 400 बराबर 0। ये दो यहाँ समीकरण बन गए, गुणा करके लाने हैं 400 और जोड़ के लाने हैं 41 और 41। तो ऐसा पहाड़ा 25 और 16 होता है, 25 की और 16 गुणा करेंगे 41 आएगा और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 आएगा और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 और गुणा करेंगे तो 400, उल्टा बोल दिया मैंने। देखो n स्क्वायर माइनस द्विघात समीकरण मैंने अच्छे से समझाई है, वीडियो बनाई है, अलग से देख सकते हैं आप। तो 25 प्लस 16 41 हो गए n प्लस 400 बराबर 0, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400, n कॉमन लेंगे तो n कॉमन लिया n माइनस 25 बचे, 16 कॉमन ले लिया, n माइनस 16 से भाग करेंगे 425 आएगा, n माइनस 25 और एक ब्रैकेट बनी, ये दोनों ब्रैकेट एक बनी, एक n माइनस 16, तो n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर माइनस 16 प्लस का 16 हो जाएगा, और n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर 25। इसका मतलब भाई या तो 25 तय है या फिर 16 तय है। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा कि एक क्रम में रखा जाएगा, 2 तय निकल के आए, अब माइनस में भी नहीं है, अमान्य मान लें इसको, तो आप क्या करेंगे इसमें कि अगर 16 तय है तो हमें लास्ट तय निकालनी है भाई, तो लास्ट वाला क्या होता है, n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी वाई। तो हमें लास्ट तय निकालनी है, उससे पता चल जाएगा कि ऊपर वाली तय में कितने हैं। तो n बराबर लास्ट में निकालना है, a का मान कितना है भाई, a का मान है 20 प्लस n मतलब अगर 16 है n 16 माइनस 1 और d का मान कितना है माइनस का 1, 20 16 में से 1 15 गुणा माइनस का 1, तो 20 माइनस 15 यानी कि l बराबर 5। इसका मतलब ये आया भाई कि 16 तो तय है टोटल और लास्ट वाली तय में यानी सबसे ऊपर जो है 5 लट्ठे हैं, ये बात निकल के आई। शायद यही आपका आंसर सही होगा, ये वाला, ये दोनों, क्योंकि 25 अब हम रखने वाले हैं, तो l बराबर हम 25 रख के निकाले n-1 इंटू डी, ये 20 प्लस ये 25 माइनस 1 इंटू माइनस का 1, 25 में से 1 24, 20 प्लस 24 गुणा माइनस का 1, तो 20 माइनस 24, तो ये आएगा माइनस का 4। तो l बराबर माइनस का 4 यानी कि ऊपर वाली पंक्ति में माइनस के 4 लट्ठे तो हो ही नहीं सकता, अमान्य हो जाएगा, तो ये भी अमान्य हो जाएगा। तो आप इसको खत्म करें, इसको भी खत्म करें। इसका मतलब ये है कि उस पंक्ति में कुल 16 पंक्तियां हैं, यानी कि 16 तो तय बनी हुई है लट्ठों की, और सबसे ऊपर वाली तय में जो है 5 लट्ठे हैं, तो फिर दूसरी में कितने होंगे 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करते करते ऐसे लास्ट में होंगे हमारे कितने 20। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन निकल आया। अगर कुछ सवाल में सॉल्यूशन है, कुछ कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन सी, तो आप रिपीट करके देख सकते हैं या स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। इसके बाद लास्ट सवाल है, शायद उसको देखें। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है ये 20वां इस प्रश्नावली का, और इस प्रश्नावली का भी और इस चैप्टर का भी। इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, त्रिभुज। बढ़िया चैप्टर है त्रिभुज। सवाल है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से कितनी 5 मीटर। फिर अन्य आलुओं को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि पहला आलू तो 5 मीटर की दूरी पर रखा है बाल्टी से, फिर अगले फिर 3 मीटर पे है।
इस प्रकार 10 आलू रखे हैं। आकृति देखिए, चलो आकृति बनाएंगे अभी। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? देखो मतलब है सवाल से कि सवाल का सार कहने का मतलब क्या है। एक तरीके से समझे, ये बाल्टी बना देता हूं मैं, थोड़ी टेढ़ी सी हो गई थी, अब भी टेढ़ी सी है बाल्टी। देखो इसमें इस तरीके से है, एक पहला आलू रखा है यहाँ पर और दूसरा आलू यहाँ रखा है, तीसरा आलू यहाँ रखा है, चौथा आलू यहाँ रखा है, ऐसे 10 आलू रखे हैं। तो पहला आलू तो रखा है 5 मीटर की दूरी पर यहाँ पर, और ये इससे जो अगला आलू है वो 3 मीटर की दूरी पर है, ये भी 3 मीटर की दूरी पर है, ये भी 3 मीटर की दूरी पर है। अब एक प्रतियोगी है, सही है, एक प्रतियोगी ने चलना प्रारंभ किया, यहां से गया यहाँ को, आलू उठाया, कितना चला 5, तो ए बराबर कहो इसको, यहां से गया यहाँ, कितना चला 5, फिर 5, फिर वापस आया तो 5 फिर आया, तो इसका मतलब पहले आलू को उठाने में कितना चला 10 मीटर, पहले आलू में कितना चला 10 मीटर, ये ए आ गया। तो A2 दूसरे आलू के लिए देखो, फिर वो यहां से यहां गया, सॉरी यहां गया होगा, तो 5 ये और 3 ये 8 चला, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हुई 8, तो 8 चला जाने में और 8 चला आने में, 16 हो गया, यानी कि आने जाने में 16 मीटर। तीसरा आलू उठाया भाई, तो यहां से लेकर अब यहां तक की दूरी कितनी हो गई, यहां तक की 8 3 11, क्योंकि अब ये हर बार 3 बढ़ता जाएगा ना, तो इसको उठाया 11 मीटर गया, फिर वापस आया 11 मीटर, तो 11 प्लस 11, 11 और 11 कितने हो गए 22। तो कुल मिलाकर इस तरीके से वो चलता जा रहा है। तो श्रेणी हमारी जो एपी बनी, एपी जो बनी हमारी कुल इस तरीके से बनेगी, दोनों ब्लैक है, देखो एपी जो बनी वो इस तरीके से बनी कि पहले आलू 10 मीटर की दूरी पर पड़ा, फिर 16 मीटर की पे, फिर 22 मीटर की पे, इस तरीके से चलते चलते कुल 10 आलू है या 10 दौड़े हैं, आप ये कहें। तो पहले दौड़े के लिए हम a बराबर 10 और d बराबर निकालेंगे 16 माइनस 10, तो d बराबर कितना है 6, ठीक है, और n बराबर 10, क्योंकि 10 आलू हमें उसे उठाकर लाने हैं, ठीक है। तो इन मतलब कितनी दूरी को चला 10 मीटर, और 10 पहले आलू उठाने में 10 मीटर चला, दूसरे उठाने में 16 मीटर चला, 26 हो गया, फिर 22 चला, तो ऐसे करके 26 और 22 48 हो गया, कितना मतलब टोटल कितना चल गया। तो हम लगाएंगे Sn बराबर n बटे 2, क्योंकि योग का सूत्र तो यही होता है n माइनस 1 इंटू डी, टोटल का सूत्र तो S 10, तो 10 बटे 2, 2a एक ही जगह 10 प्लस n यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी का मान भी 6। देखो 2 पंजे 10, 5 बार आया, 10 दूनी 20 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 6 5, 20 प्लस 54, 5 गुणा 74, 54 और 20 74, 5 चौक 20 का 0, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37। इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 आलू उठाने में टोटल 10 आलू को उठाने में 370 मीटर की दूरी तय की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो डालने में थोड़ा मैं लेट हो गया, थोड़ा कुछ काम था ऐसा अर्जेंट जो टाइम नहीं मिल पाया है। तो आप आगे के लिए अब मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा, तो आप इस चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।